पहले हम लोग कह सकते थे एक तिवारी सब पर भारी, लेकिन हम दोनों का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि तिवारी का नाम बदलकर मेरी तो माँ ने त्रिपाठी रख दिया और इन्होंने खुद अपने पिता के नाम के आगे त्रिपाठी लगा लिया है और अपने नाम के आगे भी पंकज त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, प्लीज बैठिए। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जीवन में जिनका चेहरा अभिनय की इतनी बड़ी मिसाल होता है कि ज्यादा डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनके एक एक शब्द सच्चाई के इतने करीब होते हैं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बिहार के गोपालगंज के एक बहुत छोटे से गांव से मुंबई तक का सफर और ओटीटी में जो बड़ा धमाल आपकी ओर से किया गया, ऐसा लग रहा है आगे आने वाले वक्त में ओटीटी अपना नाम बदलकर कहीं ओनली पंकज त्रिपाठी ना कर ले, ओटीपी। बहुत स्वागत है आपका और बहुत अच्छा लगा इस मंच पर आपको देखकर। कैसे हैं आप? धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ और गुड इवनिंग आप सबको। आप सब भी अच्छे ही होंगे। मिर्जापुर के कालीन भैया इसी साल बड़े पर्दे पर दमदार, जानदार, शानदार एक्टिंग के साथ आने वाले हैं, उसकी क्या तैयारी चल रही है? उसकी तैयारी तो मेकर्स कर रहे हैं, मुझे तो जाना है और संवाद बोल के आ जाना है और लगभग ऐसे ही बोलना है जैसे अभी बोल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान से। तो यस, फिल्मों की तैयारी तो कम समय लेता है, की तैयारी में बहुत समय लगता है। तो वो जो एक्टर बनने का प्रोसेस है, तैयारी है, वो लंबी है। उसको 20-25 साल हो गए, अभी भी चल रही है। ये ख़त्म करके जाऊंगा। अब सिद्धांत पूछ रहा था फिट लग रहे हो, तो सिद्धार्थ तो अभी दौड़ूंगा जाके रात में। तो वो तो रोज की है तैयारी की, रोज आपको करना पड़ता है वैसे कुछ इस ना सवाल कुछ। पर तो मैं बाद में आने वाली थी, लेकिन पहले ही आना पड़ेगा। अभी हाल ही में आपकी एक पिक्चर आई थी जो खुद आपने शेयर की थी। लाल रंग का आपने पजामा पहन रखा है, धोती जैसा, ऊपर आपने जो कोट पहन रखा है, कंबल जैसा लुक देता है। लोगों के कमेंट जो हैं उसके आधार पर मैं बता रही हूँ। और रणवीर सिंह ने जो इस तरह के अतरंगी कपड़े पहनते हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम लोग तो छोड़ने वाले थे, इस तरह के कपड़े पहनना आपने पहन लिया है। तो ये क्या था? मतलब एकदम रंग बिरंगे पंकज त्रिपाठी दिखाई देते हैं उसमें। नहीं नहीं, होना चाहिए ना, अभिनेता हैं तो अलग अलग रंग आने चाहिए। तो मैं भी अपनी सहजता से बोर हो जाता हूँ। अब तो मैं सिर्फ कपड़ों ही नहीं, विचारों को लेने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो विचार कौन से बदलने वाले हैं? मतलब विनम्रता विनम्रता बहुत हो गया है, तो अब थोड़ा एरोगेंस का सोच रहा हूँ। एरोगेंस कैसे हाँ, लाने जा घमंड। रहे हैं? घमंड घमंड कैसे अब आएगा? इंग्रेडिएंट खोज रहा हूँ, घमंड में क्या क्या जरूरी है ये खोज रहा हूँ। हाँ, एटीट्यूड। हाँ हाँ, लगभग वैसे। हाँ, जरा मैं उस पे रणवीर सिंह ने जो कहा था, जरा मैं उसको पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा हम तो सुधर गए गुरुजी, आप इतना क्यों बिगड़ गए? और साथ ही वो ये कहते हैं कि ये रियल है या एआई, और कई अलग अलग कमेंट करते हैं कि आप ये कपड़े पहनने के बाद हमें दे दीजिएगा, अभी होली दिवाली आने वाली है उसमें मैं पहन लूंगा। हाँ, अभी एआई समिट दिल्ली में हुआ था ना, हाँ, तो वो भी एआई का ही था। और वो दरअसल एक प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा था जो बाद में हुआ। तो उसकी शुरुआत थी और मेरे पास समय नहीं था। मैं बनारस में मिर्ज़ापुर फिल्म कर रहा था, तो लाख कोशिशों के बावजूद मैं मिल नहीं पा रहा था मेरे पास टाइम कि वो आए बनारस में शूट करें। तो उन्होंने बोला हम लोग ऐसा बनाते हैं, मैंने अपनी रजामंदी दे दी कि ठीक है बनाइए, अच्छा ही है, तो मुझे 2 घंटे नहीं देने पड़ेंगे। तो वैसा हुआ, बट वो कैंपेन का हिस्सा था और कुछ नहीं। ठीक है। लेकिन वैसे अतरंगी हमने बहुत कम आप लोगों, क्योंकि आप गैंग्स ऑफ वसेपुर में जब आते हैं तो एक गुंडे का किरदार, मिर्जापुर में कालीन भैया जब बन जाते हैं तो केवल एक बार किसी को देख लें तो वो समझ जाता है कि भैया क्या कहने जा रहे हैं। आपको इस किरदार के तौर पर अलग अलग फिल्मों में हमने देखा है, लेकिन जब आपका अलग रूप सामने आता है तो यकीनन दर्शक शॉक्ड हो जाते हैं कि ये भैया तो बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार मैं आपको बिहार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिनेता हैं तो एक्सपेरिमेंट और बदलाव होने भी चाहिए, कपड़ों में, लुक्स में, वो ज़रूरी है। मैं इतना लगातार काम कर रहा था कि एक फिल्म अगर आज रात को ख़त्म किया तो कल सुबह दूसरी शुरू हो गई, या एक साथ में 3 फिल्में चलती थी मेरी, एक सीरीज़ 2 फिल्में। तो जो दाढ़ी की कंटिन्यूटी बनी है एक जगह पे वहीं चल रही है, तो वो भी नहीं कटा पा रहे थे। तो इसलिए अब थोड़ा ठहर गया हूँ कि एक काम करूं, इत्मीनान से करूं, दिल से करूं और फिर दूसरे में जाऊं।
हाँ, अभी हाल ही में आपने कहा था कि थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। हाँ। दर्शक बिल्कुल परेशान हो गए कि नहीं भैया आप कहीं जा नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पंकज त्रिपाठी में ऐसा क्या है? बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक हर जगह आप छाए हुए हैं। और कितनी बार मेरे खुद के न जाने कितने जानने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन आपके बारे में मैं पढ़ती हूँ कि अगर पंकज त्रिपाठी का चेहरा किसी पोस्टर में दिख गया तो उसे जरूर दर्शक देखने पहुंच जाते हैं, चाहे वो थिएटर में हो चाहे वो घर पे हो। क्या है पंकज त्रिपाठी खुद में? भरोसा, आई थिंक भरोसा है कि ये अगर इस फिल्म का हिस्सा है तो कुछ इंटरटेनिंग होगी या कुछ बात होगी इस कहानी में, तो वो ट्रस्ट है, उसके लिए पहुंच जाते हैं। और उस ट्रस्ट को बचाए रखने के लिए ही मैंने तय किया कि थोड़ा कम काम करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं है, वो बरकरार रहे भरोसा। तो वही है। स्त्री 2 में और अब आगे की स्त्री की भी बात होने लगी है, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन यहाँ से जरा आपको लेकर चलते हैं आपके जन्म स्थान बिहार के गोपालगंज। जी। वहां से आपने शुरुआत की, एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि आपकी। हाल की भी तस्वीरें हमने देखी जब आप गए हुए थे अलग अलग कार्यक्रमों में वहां पर शिरकत करने के लिए। एक्टिंग का कीड़ा दिमाग में कब से आया, कैसे आपने शुरुआत की? बचपन में आप बड़े नखरीले थे, बहुत बदमाशी करते थे, मैं चाहूंगी जरा उसके बारे में बताइए, क्योंकि अभी तो बड़े शांत धीर गंभीर नजर आते हैं आप मुस्कुराते हुए। एक्टिंग की दुनिया को अगर हम छोड़ दें साधारण तौर पर अगर आपको देखें तो, लेकिन बचपन में सांप लपेट लेते थे आप, कीड़े मकोड़ों से खेला करते थे, जरा इसके बारे में बताइए कैसा बचपन गुजरा आपका? आ, ये मेरा बचपन बहुत सुंदर था, चूंकि तकनीकी वहाँ इतनी नहीं पहुँची थी। 2-4 रेडियो सेट थे पूरे गांव में। मैं गोपालगंज में, यहाँ इनका नानी का घर है वहीं पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जब चुनाव कवरेज में गई थी तो मुझे पता चला कि आपने उनके गांव गई थी, मामा गांव आप। हाँ, कोई सा भटवा तो नानी का घर है। तो वहाँ पे कोई सुविधाएं, कोई 4 रेडियो सेट थे पूरे गांव में, और वो बिना का संगीत माला चारों लगा देते थे रात में 8 बजे, और वॉल्यूम बढ़ा देते थे। उस 4 रेडियो सेट से तकरीबन 150 घरों का गांव, पूरा गांव सुन लेता था। तो इतनी साइलेंस, इत्मीनान, सड़क नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं। तो बच्चे खेले कैसे? तो खेलने के लिए ये सांप बिच्छू और तारे होते थे रात में, कि वो कौन सा तारा कौन है, ध्रुव तारा किधर है, सप्तऋषि कहाँ है, तिंडोरिया कहाँ है। तो नेचर के बहुत करीब थे। तो हमारा एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन भी नेचर ही थे, इसलिए ये सब बचपन में किया है। नदी थी घर के पीछे, हाँ। तो हम 6ठी-7वीं क्लास में तैरना सीख गए। तो अब वो अक्सर मैं कहता हूँ कि जब आपके घर के पास कोई नदी हो और उसमें पुल ना हो तो आदमी तैरना सीख जाता है। तो मैं सीख गया, हमने कोई कंप्लेन नहीं किया कि ब्रिज नहीं बनवाई है सरकार ने यहाँ पे, हम तैरना सीख गए। तो ऐसा बचपन था, बड़ा नहीं, ये इत्मीनान भी वाला। बताइए तैरना सीखने के पीछे की भी दिलचस्प कहानी है। हाँ, वो एक कीड़ा आता है मानसून के टाइम, बारिशों में पानी के ऊपर बड़ा तेजी से घूमता है। हमारे यहाँ पनडुब्बी बोलते हैं उसको गाँव में। तो जो बच्चे थे, सीनियर लोग थे हमारे, बोले पनडुब्बी 2-3 पी लोगे तो सीख जाओगे तैरना। तो लिटरली नदी के पानी से पनडुब्बी उठा के पी लिया था मैं। ये छोटे छोटे पनडुब्बी, कीड़े छोटे छोटे कीड़े, हाँ वो पी गए आप हाँ हाँ हाँ, पी गए। तो क्या करें, इस उम्मीद में कि कीड़ा पीने के बाद तैरना सीख लूंगा तैरना मैं। सीख जाएंगे। ये जाएगा, कुछ मेरे भीतर कुछ केमिकल बदलाव होगा, जो फ्लोट नहीं कर पा रहा हूँ वो फ्लोट करने लगूंगा मैं। बच्चे थे उस समय, वो यही लगता था ये सत्य है, तो हम पी गए। पीने के बाद असर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इम्यूनिटी हमारी अच्छी थी और अच्छी हो गई। ये बेहद दिलचस्प है, और वो इम्यूनिटी मुंबई में भी पूरा दमखम अपना दिखा रही है। लेकिन पिता का नाम कौन बदलता है? अक्सर हमने देखा है लोग अपने बच्चों का नाम बदल देते हैं, या अलग अलग समय पर कुछ लोग अगर अंक शास्त्री बताते हैं तो वो कुछ नाम जोड़ लेते हैं। लेकिन आपने 10वीं की परीक्षा देने के पहले अपने पिता का नाम, टाइटल जो है तिवारी से त्रिपाठी कर दिया। क्या है कहानी? हाँ, कहानी इतनी बदमाशी कोई छात्र करे, पिटाई हुई थी पिता से, नहीं हुई थी? बदमाशी नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो है, वो आइडिया ऑफ इंडिया है। और वो क्यों है, वो आइडिया आया ही क्यों? मेरे लिए आइडिया ऑफ इंडिया यही है कि रूरल इंडिया का, जैसे मैं गोपालगंज के बेलसण गांव का एक बच्चा, जहाँ पे अभी बता ही दिया कि ना कोई सुविधाएं नहीं थी, न्यूज़पेपर उस समय नहीं आ पाते थे, सिर्फ रेडियो सेट था। तो वो बच्चा अगर सोच ले, उसके मन में एक आइडिया आए कि मुझे एक्टिंग करनी है 9वीं-8वीं क्लास में, तो और वो फिर उस रास्ते पे निकल जाए बगैर गूगल मैप देखे,
और वो अपने रास्ते बनाए और मुंबई में आके सिनेमा में जो आइडियाज़ उसके थे वो फलीभूत हों और एक्टर बन के आपके सामने बैठे। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया है कि एक रूरल भारत का बच्चा अगर कुछ सोचे और चाहे, हौसला हो उसमें, तो वो बन सकता है। मुश्किलें बहुत हैं। मेरे साथ 500 लोग आए होंगे मुंबई, उसमें से बहुत लोग अभी नहीं बन पाए हैं, मेरे से ज़्यादा प्रतिभावान हैं, इसी शहर में हैं, मेरे साथ के हैं। लेकिन मैं बना हूँ तो मैं होप हूँ, उम्मीद हूँ, आशा हूँ कि कोई भी बन सकता है। तो उसी आइडिया ऑफ इंडिया के तहत मैं, मेरे गांव में 2 पूरे तिवारियों का गांव है, 2 लोग त्रिपाठी सरनेम लगाते थे। एक थे बाबा डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी, जो हिंदी के प्रोफेसर बन गए थे। उनके बदौलत मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ने की आदत गांव में शुरू हो गई। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल संकीर्तन का मैंने 9वीं क्लास में उनके अलमी उससे लेके किताब से, बुक शेल्फ से पढ़ ली थी। दूसरे मेरे अपने चाचा थे काशीनाथ त्रिपाठी, वो बड़े अधिकारी बन गए बिहार सरकार में। तो ये बालमन के मन में ये आइडिया आया, जो मैं बालक के मन में, कि यार जो तिवारी लिखते हैं वो पंडिताई वृत्ति में है, खेती कर रहे हैं या जुमानी कर रहे हैं, और ये 2 लोगों ने त्रिपाठी लिखा है, दोनों बड़े व्यक्ति बन गए। तो 10वीं के एडमिट कार्ड भरते हुए उस बच्चे के आइडियाज ने अपना नाम तिवारी से त्रिपाठी कर लिया। अब उसको लगा कि अगर नीचे पिताजी के नाम में तिवारी रहेगा तो फिर कहीं रिजेक्ट ना हो जाए मेरा एडमिट कार्ड कि ये क्या है, 2 सरनेम, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो उनके नाम में भी मैंने, तो मैं पहला पुत्र हूं जिसने पिता का सरनेम बदला है। और जब पिता को इस बारे में जानकारी लगी तो उन्होंने क्या कहा? उन्हें जानकारी नहीं लगी बाद में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये बता दें कि दोनों सेम ही चीज है, तो उसमें फ्रीडम है, सेम सरनेम है दोनों, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे द्विवेदी और दुबे, चतुर्वेदी और चौबे, वैसा ही है। तो इसी तरह का काम मेरी मम्मी ने भी कर दिया था। पापा मेरे भोलेनाथ तिवारी लिखते हैं, उन्होंने कहा चित्रा के साथ त्रिपाठी अच्छा लग रहा है, तो वो उन्होंने चित्रा त्रिपाठी। ये तिवारी और त्रिपाठी वाले लोगों में थोड़ी हमारे पास सुविधा है उसको चेंज करने की। जी जी। एक्टिंग की दुनिया में पटना में जब आप जाते हैं, वहां पर मेडिकल की पढ़ाई, डॉक्टरी करवाने के लिए, लेकिन फिर बन गए आप एक्टर, और आप तमाम मंचों से ये कहते हैं टर तो आखिर में है ना, डॉक्टर बनते तो भी था, एक्टर बनते तो भी था। एक और टर है, ट्रैक्टर। क्योंकि हम ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बाबूजी हम लोग की ट्रैक्टर खरीद लें, तो न ट्रैक्टर आया न मैं डॉक्टर बन पाया, पर टर जुड़ा रहा, एक्टर बन गया। एक्टर बन गए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहला मौका कैसे मिला? पटना की वो कहानी जरा आप बताइए, जब आप नाटक देखने के लिए जाते थे और वहां पर मतलब आपको एक्टिंग का कीड़ा धीरे धीरे आपके भीतर चला आया। मैं दर्शक था आमतौर पे हिंदी प्रदेशों में हर जगह, हिंदी नहीं, भारत के हर प्रदेश में। आइडिया ऑफ इंडिया में एक वो भी मुझे आइडियाज लगता है कि हर प्रदेश का अपना फोक है, अपना थिएटर है, अपनी रंगमंच है। जैसे मैं बिहार का हूँ, मैंने बिहार का फोक किया है, बिहार में थिएटर किया है, बट ड्रामा स्कूल ने हमें सेकेंड ईयर में महाराष्ट्र भेजा था, तो मैं महाराष्ट्र का भी फोक थिएटर किया हूँ। यहाँ दशावतार है कोंकण में, कुडाल में, तो मैंने दशावतार कोंकण के एक मंदिर में रह के सीखा है और परफॉर्म किया है। क्या बात है। 2 महीने। तो कहाँ क्या किस्सा था आपका? सवाल मैं भूल जाता हूँ, मेरी एक समस्या है। नहीं, मैं सवाल एक्टिंग की बात कर रही थी कि किस तरह से उसकी शुरुआत हुई। हाँ, तो पटना में मैं पहले दर्शक था, कोई हिंदी, अब मैं बोला हर जगह थिएटर होता है, कालिदास रंगालय एक जगह है, प्रेमचंद रंगशाला एक जगह है, तो वहाँ मैं देखने जाता था साइकिल लेके। गांव में 2-3 नाटक किए थे। सबसे पहले छठ में बिहार में हमारे गांव में नाटक की परंपरा थी। तो उस साल मैं 9वीं या 10वीं, 9वीं में था, 9th में ही। तो जो महिला पात्र करने वाले सज्जन थे वो छुट्टी पे नौकरी से आए नहीं थे गांव त्योहार में, तो अब महिला का रोल कौन करे? तो राघव जी डायरेक्टर थे हमारे, सुरेंद्र मास्टर, तो मैं बोला मैं कर लूँगा। तो उन्होंने बोला अरे तुम महिला का पात्र कर पाओगे? मैं बोला हाँ मैं ट्राई करूँगा, कर लूँगा। तो बोले नहीं पहले अपने पिताजी से जाके पूछ लो, वो अनुमति देंगे तभी करना, नहीं तो उस दिन वो नाराज़ हो जाएंगे और मामला गड़बड़ हो सकता है। तो मैं पिताजी से तो नहीं, माँ से पूछा, तो माँ ने बोला हाँ करो, कोई बात नहीं है, लड़की का रोल करो अगर कर तुम्हारा मन है तो, लेकिन एक बड़े आदमी का रोल भी करना उस प्ले में। तो अब मैं बड़े आदमी का, तो मैंने डायरेक्टर को जाके बोला कि भाई मैं लड़की का पार्ट करूँगा, लेकिन मुझे कहीं एक छोटा सा बड़े आदमी का रोल दे दें आप। तो बोले हाँ है ना, प्ले के अंत में जज, एक कोर्ट रूम का सीन है कोर्ट का, तो जज जो आता है वो तुम बन जाना वापस, लड़की तब तक गायब हो चुकी है, नहीं रहेगी। तो मैं बड़ा आदमी मतलब बड़ा ओहदे का आदमी,
तो मैं जज का किरदार उसी प्ले में आखिर में किया था और गांव वालों को बेहद पसंद आया। फिर उस सिलसिला के बाद गांव में एक संख्या थी लोगों की। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि ये टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, अखबार नहीं था, ये 90s, अर्ली 90s की बात है। तो वो जब मेरा रोल देखे महिला पात्र का, तो अगले दिन गांव में चर्चा वो लोग करने लगे अपने चौपाल पे बैठ के खैनी खाते हुए, कि अरे ए मसूदन, हाँ जाना तारा का कितना बढ़िया रोल कैले भाई हीरोइन का। तो बोले अरे तो आप क्या जानते हैं? बोले जितनी हीरोइनें हैं ना हिंदी सिनेमा में पुरानी, वो सब लड़के हैं। वो महिलाओं का रोल इतना बढ़िया बढ़िया करते हैं कि हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, हम सब लोग मतलब फिदा हो जाते हैं, वो सब पुरुष हैं। तो ये गांव में मेरे 5-6 दिन तक गहन चर्चा का विषय था कि जो पुरानी जितनी हीरोइनें हैं सिनेमा में, वो सब लड़के हैं जो नायिका का हैं मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद। ऐसा चर्चा चला था 5-6 दिन गांव में। फिर कोई सज्जन आए, बोले नहीं नहीं, ये भ्रम मत फैलाओ, वो सब महिलाएं हैं। हाँ, जैसे उस जमाने के लोग जो दो फूल आपस में लड़ते थे तो उसको भी बड़े देर तक डिस्क्राइब किया करते थे एक हाँ जमाने हाँ में। हाँ। गांव में ये चर्चा का विषय हुआ करता था। लेकिन पटना से आपने शुरुआत की, उसके बाद फिर आप दिल्ली पहुंचे, वहां पर आपने पढ़ाई की, फिर मुंबई में कदम रखा। मुंबई में कितना लंबा संघर्ष आपको करना पड़ा? बहुत करना पड़ा। मैं 2004 में 16 अक्टूबर को, मेरा दोस्त है भानु, उसका जन्मदिन है इसलिए मुझे याद रहता है, भानु उदय। तो मैं 2004 में आया था। 12 में पहली फिल्म मतलब थोड़ी नोटिस हुई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो 8 साल का धीरज था। हालांकि गैंग्स ऑफ वासेपुर नोटिस होने के बाद अगेन फिर मुझे काम वाम उतने मिल नहीं रहे थे। तो 8 साल 9 साल तो हम ऐसे ही फाका मस्ती में घूम रहे थे, कोई काम नहीं था। अब लोग प्रश्न करते हैं कि 8-9 साल कैसे काटे होंगे, तो मुझे लगता है यार बड़ा बुरा समय था क्या मेरा? मुझे उस समय तो पता ही नहीं था कि ये खराब समय है। या लोग पूछते हैं कि कैसे रोक लिए अपने आप को, रेजिलियंस यही शब्द है ना। हाँ। बिल्कुल। तो मैं बोला यार मुझे नहीं पता कि इस आपको अब प्रतीक्षा करने के लिए कुछ और चीज चाहिए इंसानों को। हम तो किसान परिवार के बच्चे थे, जमीन में हम बीज डाल के 15 दिन इंतजार करते थे, 6 महीना इंतजार करते थे फसल आने का, गन्ना हो, आलू हो, चावल हो, धान हो, जो भी हो, गेहूं। तो ये आई थिंक इनबिल्ड था, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। और मैं इत्मीनान से खुश रहता था। पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी यहाँ बॉम्बे में। कल ही हम लोग एक प्ले देख रहे थे, तो अचानक एक लड़की दौड़ के आई उनके पास और बोली, मैम मैम आपको याद है आप मुझे हिंदी पढ़ाई हैं? तो बोली अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? ये बड़ी हो गई है वो। तो हमें याद आया, अच्छा वो पुराना दौर अपना जब वो टीचिंग करती थी, हमारी ज़रूरतें बड़ी छोटी थी, तो कुछ मुश्किल नहीं हुआ। और आमतौर पे स्ट्रगल को बड़ा ग्लोरीफाई कर देते हैं। मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने यहाँ बिना मतलब खाने में तकलीफ हुई हो, कुछ नहीं हुआ। हम बड़े खुश थे, छोटा घर था और एक बाइक थी 125 सीसी की, टीवीएस की। अब मैं उसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, क्या उसी बात है। 125 सीसी बाइक का। तो हम खुश थे, बच्ची को बिठा के रोज चले जाते थे सब्जी मार्केट, सब्जी ले लिए, अगरबत्ती खरीद लिए, हाँ धूप बत्ती खरीद लिए, जो जो लेना है लेके घर आ गए। अभी भी मुझे चारकोप के हर वेंडर दुकानदार जानते हैं और आज भी मेरा अगरबत्ती, मेरे ज़्यादातर सामान उन्हीं दुकानों से आती है। तो ठीक था, बहुत अच्छा था। तो मेरे पास वैसा कोई नहीं है। हाँ चुनौतियाँ थी, दूसरी चुनौतियाँ थी कि कब मौका मिलेगा या कितना बड़ा मौका मिलेगा। मेरे ड्रीम्स भी बड़े छोटे थे। ऐसा नहीं था कि मैं आया था यहाँ पे एक लग्जरी गाड़ी खरीदूंगा और मेरे पास 6 BHK का घर हो, ये सब कुछ नहीं था। मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत पहले पूरी हो गई थी। मुझे सिर्फ एक छोटी सी कार चाहिए थी और छोटा सा घर जिसमें चैन से रह ले, वो बहुत पहले परमात्मा ने दे दिया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जब आप नहीं, सपने तो होने ही चाहिए लोगों के। हाँ मैं सपने ये नहीं होते तो आप बिहार से मुंबई कैसे वही आते पहुंचते? नहीं, बट नहीं वो सपने फिर भौतिक ना हो हाँ, कि मेरी जर्नी, मेरी अचीवमेंट, मेरा संघर्ष एक लग्जरी कार का है या एक बंगलों का है, मेरा वो नहीं था। वो सपना आपको मानसिक रूप से बीमार ना करे। हाँ वो सब बाई प्रोडक्ट थे कि मैं अपनी जर्नी में जा रहा हूँ, अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, जो जो होना होगा हो जाएगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। बाबा नागार्जुन की एक कविता है, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम। आगे बढ़ जाइए।
आगे बढ़ते हुए अब मैं गैंग्स ऑफ वसेपुर का आपने जिक्र किया, उसमें मनोज वाजपेयी के साथ आपने शानदार किरदार निभाया था। हालांकि उसके बाद फिर दोनों आप एक साथ नहीं दिखे, बहुत लंबा वक्त हो गया। लेकिन एक कहानी ये भी है कि पटना में एक होटल में जब वो अपनी चप्पल छोड़ कर गए थे तो खड़ाऊ मानकर उनके हवाई चप्पल आपने अपने साथ रख ली थी। क्या किस्सा है वो? हम आधे लोग तो जानते ही होंगे यहाँ पे। नहीं जानते हैं आप लोग? जानते हैं लोग? नहीं जानते हैं। आप लोग रील वील नहीं देखते हैं क्या? ये तो एक एक हाथ उठा है कि बड़े जानते हैं। भद्र लोगों को आप बुलाए हैं जनता में, वाह। थैंक यू सो मच, आप लोग मोबाइल से बचे हुए हैं। 6-7 लोग देखे हैं। अब मुझे लगा क्यों बताना है, वो तो इतने रील्स में वायरल है वो कहानी की, सब लोग बोलेंगे वही सेम कहानी रिपीट कर रहा है। थैंक यू सो मच। मोबाइल में कम, आप लोगों का स्क्रीन टाइम काफी कम है। हाँ, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, कहीं वो रील ना दिखे। खैर, तो किस्सा यूं है कि वो भैया आए थे, मनोज भैया, होटल में रुकने, और मैं बड़ा मानता था क्योंकि मैं जिस नदी में वो तैरने वाला कीड़ा पिया था वो नारायणी नदी का सब्सिडरी रिवर है, छाड़ी। और नारायणी वो नदी है जो तिब्बत से निकलती है और नेपाल से बिहार में आती है और बिहार से सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। मेरा नदियों के ऊपर बहुत अच्छा ज्ञान है और रिसर्च है। मैं ये भी बताता चलूं, भूगोल भी जानता हूँ। नदियों को लेकर सरकार अगर कुछ कर रही हो तो आपसे संपर्क हाँ, किया जा मैं सकता है। नदियों का, और नदियों से प्रेम भी है मुझे, बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। तो उस नदी के इस पार गोपाल का मेरा गांव था और नदी के उस पार मनोज भैया का गांव था। तो मैंने अखबार में पढ़ा था, एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है ना, कि बेलवा का एक लड़का, बेलवा से बॉलीवुड, आई थिंक जागरण या किसी एक अखबार में वो खबर आई थी, मतलब छपा था। तो मुझे लगा कि यार जब उस नदी के उस पार के गांव का एक लड़का जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने वो विचार अपने अंदर डाल लिया, आइडिया ऑफ इंडिया, कि मैं एक्टर बनूंगा। तो उसके 15-12 साल बाद वो होटल में मैं, लेकिन अब वो आइडिया, एक्टर बनने की जर्नी में मैं होटल में नौकरी करने लगा और किचन में था। तो पता चला, खबर आई कि मनोज वाजपेयी होटल में आए हैं, रात को रुकेंगे। तो तो मैं किचन में सुपरवाइजर था उस वक्त। तो रूम सर्विस ने आके बोला कि उनके रूम से ऑर्डर आया है, फ्रूट्स, एप्पल चाहिए और स्वीट कॉर्न सूप चाहिए। तो मैंने 50 किलो एप्पल में से बढ़िया एप्पल उनके लिए चुनवाए, 2-3-4 जितने बास्केट में जाने थे, और सूप अच्छे से बनवाया। और जो वेटर के साथ मैं खुद गया और उनको दिया और बोला कि एक लड़का है वो मिलना चाहता है आपसे, हमारा किचन सुपरवाइजर। बोले हाँ बुला लो, कौन है, आओ। तो मैं गया, पैर वैर छुआ, कहाँ घर है, मतलब गोपालगंज। अच्छा, भोजपुरी में बतियाने लगे। फिर मैं बोला मैं भी थिएटर करता हूँ और आप मेरे आदर्श हैं। तो उन्होंने पीठ थपथपाया, आशीर्वाद दिया, थोड़ी सी बात हुई, चला आया। अगले दिन चेकआउट करके निकल गए होटल से और हाउसकीपिंग वाले ने मुझे फ़ोन किया। पूरे होटल को, हर डिपार्टमेंट को मैं हड़का दिया था कि भैया उनके रूम में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो बोला अरे मनोज भैया चले गए हैं, उनका एक स्लीपर हवाई चप्पल छूट गया है यहाँ होटल में। तो वो मतलब हाउसकीपिंग में जमा करना पड़ता है, गेस्ट आके क्लेम करेगा तो देना होगा। मैं बोला मुझे दे दे भाई, और अगर वो क्लेम करेंगे तो मैं नया खरीद के उसी कंपनी का दे दूंगा वापस। क्योंकि मेरे लिए था कि वो उनके खड़ाऊ में पैर रखने को मिल जाए। तो ये किस्सा है। और आज जब मैं सोशल मीडिया का हवाला देकर ये सवाल पूछ रही हूँ गुस्ताखी के साथ कि आज जब उनके मुकाबले आपकी हिट फिल्में ज्यादा हैं, जो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो फिर पंकज त्रिपाठी को कैसा लगता है? एक वक्त पर आपने उनकी चप्पल को खड़ाऊ मानकर उसमें पैर रखा, एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, और आज एक के बाद एक हिट फिल्में। और मुझे लगता है कुछ फिल्मों के नाम यहाँ पर, क्योंकि सारे नाम याद करना बहुत मुश्किल है। गैंग्स ऑफ वासेपुर हम सब जानते हैं, इसके अलावा पीछे आप चला भी दें, फुकरे हो गया, स्त्री 2, बरेली की बर्फी, फुकरे रिटर्न्स, लूडो, गुंजन सक्सेना में शानदार हमने देखा, द करगिल गर्ल जो था, क्रिमिनल जस्टिस, मिर्जापुर, कागज, इसके अलावा तमिल और भी बहुत फिल्में हैं। समय चला जाएगा आपकी फिल्मों की फहरिस्त अगर मैं गिनाऊंगी यहाँ पर। तो अब कैसा लगता है आपको जब लोग इस रूप में तुलना करते हैं? तो 2 नेशनल अवार्ड भी हैं। बताइए। हाँ, हाँ बिल्कुल। एक न्यूटन के लिए और दूसरा मिम्मी के लिए। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और आज भी मेरे प्रेरणा है मनोज भैया, इरफान साहब थे, ओमपुरी जी थे। तो ये लोग प्रेरणा है और इंस्पायर, इनको प्रेरणा मान के मैं आया। आज शायद एबीपी के इस प्लेटफॉर्म पे हमारी बातें हिंदुस्तान के
कोई एक बच्चा सुन रहा होगा तो ये सिर्फ ये कहीं ना कहीं हौसला का काम करेगा उसके लिए। इसीलिए मैं थोड़ी ब्रीफली थोड़ी डिटेल्स में बता रहा हूँ कि मैं गांव में कैसे सोचा और आया कि भाई कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। बस प्रण चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए और उसके साथ साथ आप सेल्फ असेसमेंट चाहिए। तो ये सब प्रेरणा है। कल मेरे लिए कोई प्रेरणा था, आज मैं किसी और के लिए प्रेरणा बनूंगा। मैं अगर किसी के जीवन में थोड़ा सा हौसला दे दूं, किसी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दूं, तो यहाँ होने का, इस पृथ्वी पे होने का अर्थ पूरा हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है और आज करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे छोटे शहर से मुंबई का रुख करते हैं, जो अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। पीछे इतनी सारी आपकी अलग अलग फिल्में हम दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा फेवरेट, दिल के करीब आपकी कौन सी फिल्म है जिसमें लगा होगा कि ये वाली फिल्म करके तो मजा आ गया, बस जीवन का ये उद्देश्य था? ये प्रश्न कुछ वैसा ही है कि हलवाई से पूछें कि तुम्हारा पसंदीदा मिठाई कौन सा है। कई बार बेस्ट सेलिंग जो होता है उसको बोल देते हैं, हाँ, लेकिन अक्सर हम कलाकारों की जो पसंदीदा चीज़ होती है वो कम लोग ही देख पाते हैं, कमर्शियली उतनी बड़ी नहीं हो पाती हैं। गुड़गांव नाम की एक फिल्म है जो कम लोगों ने देखी है, वो है न्यूटन है। न्यूटन मुझे बेहद पसंद है, मिमी भी पसंद है। तो ये सब है पसंदीदा, बाकी सब पसंद है, ऐसा नहीं है कि कोई बाकी ना पसंद है। पसंद की तुलना में ये जिनका नाम लिया वो थोड़ी ज़्यादा है। अब इतनी प्यारी प्यारी आप बातें कर रहे हैं, अब हमारे दर्शकों के जेहन में सवाल होगा, जब ये बड़ी स्क्रीन पर आते हैं एकदम गुंडा बनकर ऐसे घूरते हैं लोगों को, तो उसके लिए क्या कोई खास एफर्ट करना पड़ता है? क्योंकि मैंने देखा है जिन फिल्मों में आप होते हैं, या मिर्जापुर सीरीज की मैं बात करूं, तो वहां पर आपके फेस एक्सप्रेशन को ज्यादा क्लोज तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें डायलॉग बहुत कम होते हैं। जी। तो कैसे डायलॉग की डिलीवरी होती है? नहीं, वो किरदार वैसा है कि उसमें वो कम बोलता है या उसका खौफ है, उसका ट्रीटमेंट है, तो इसलिए वो किरदार वैसा है। बाकी तो अभिनेता हैं, अब जैसा चरित्र मिलता है हमें वैसा रूप धर लेते हैं और प्रयास करते हैं कि वैसा बिहेव करें ताकि देखने वाले सुधी दर्शकों को यकीन हो कि ये आदमी वही है। मतलब ये अगर आप मिर्ज़ापुर में कालीन भैया को देखेंगे तो डरावना लगेगा, आपको डर क्रिएट होगा, लगेगा कि इस व्यक्ति को इग्नोर करना मुश्किल है अगर कमरे में हो तो। और सेम टाइम क्रिमिनल जस्टिस में एक किरदार है मेरा माधव मिश्रा, वकील का, उसको देखेंगे तो लगेगा इसको नोटिस करना मुश्किल है, वो अचानक भीड़ में खो जाता है, वो ऐसे वैसे निकल जाता है, इतना साधारण आदमी है वो। तो बतौर अभिनेता हम लोग पानी हैं, हमें जिस पात्र में डालोगे ना हम उसका शेप ले लेंगे, उसका रंग ले लेंगे, ये काम है हमारा। तो पानी का अपना तासीर क्या है, कुछ नहीं है, सादा है। मतलब एक्टिंग शुरू से ही डीएनए में था कि जहां पर जिस किरदार में ढालिए उसमें हम पूरी तरह से जाएंगे। नहीं नहीं चित्रा जी, लर्निंग से आया है, ये प्रैक्टिस से आया है, ये लर्निंग, क्योंकि नहीं था डीएनए में। मेरे घर में कोई सुर में गाता भी नहीं है, कोई लिटरेचर और सिनेमा का एक किताब भी नहीं पढ़ा होगा। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस जो लाइन में सुर आ में गया। गाते हैं, मतलब हाँ, आप कह रहे हैं नहीं, मैं पहला सुर में व्यक्ति? नहीं, आर्ट लाइन में आ गया, ये कला के क्षेत्र में आ गया। वरना हमारे यहाँ कला के क्षेत्र में आना दूर दूर से कोई नाता नहीं है। तो हमारे दर्शक कह रहे हैं या तो सुर में गाना सुन लीजिए, या तो एक्टिंग करवा लीजिए, या तो कुछ डायलॉग ऐसे जो आपके बहुत फेवरेट हों, वो जो आप बोलकर यहाँ पर दिखाना चाहें। क्योंकि आपकी मैंने देखिए सिद्धांत आके यहाँ पे हाँ, डांस तो करके नहीं, गए अब हैं। आप में से किसी को कुछ सुनना है तो बोल दीजिए, वहीं बोल दूंगा। जो आपका फेवरेट हो। बड़े ठंडे दर्शक हैं यार आप लोग। हम सामने से ऑफर दे रहे हैं, या तो आप ठंडे दर्शक हैं या तो आपने हमारी फिल्म देखी नहीं है, दोनों हो नहीं, वो सकता है। कह रहे हैं कि बहुत सारे हैं, हम कौन हाँ, सा कौन कहें सा जो बोले? आप नहीं नहीं, यहाँ आप पर सब acting लोग, कर- अगर यही चीज हुई थी पिछले दिनों, डीयू में गया था मैं, और वहाँ 10-15 हजार बच्चे थे डीयू लिटरेचर फेस्ट में। इतना शोर हो, डायलॉग का डिमांड कर रहे थे, मुझे ही समझ नहीं आ रहा था किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी फिल्म का नाम ले रहे हैं, मैं सुन ही नहीं पा रहा था। बट आप सुधी दर्शक हैं तो थैंक यू सो मच। मैं संवाद किसका बोलूं? आपका आपका कुछ सब पसंदीदा? लोग उधर से डिमांड कर रहे हैं देखिए, मिर्जापुर। थोड़ा सा भ्रम, मतलब शर्म टूटा है उस कोने से। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, वो असंसदीय भाषा का उसमें थोड़ा सा प्रयोग है। तो ये तो जीईसी न्यूज चैनल, जीईसी होता है ना? नहीं, जीईसी नहीं होता है, न्यूज चैनल असंसदीय होता है। भाषा नहीं बोलेंगे, हाँ वो हाँ, हम तो दिखा नहीं पाएंगे टीवी हाँ पर। कि मौर्य जी, दूसरा बोल देता हूँ, मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के।
क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर। ये तो एक हो गया। आपके दिल के करीब कौन सा डायलॉग है? आ, जिसने खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। खाइए खाइए ना, आज पिताजी का जन्मदिन है। तो पूछती आप पिताजी के साथ रहते हैं? बोला हाँ मैं पिताजी के साथ रहता हूँ, पिताजी अकेले रहते हैं। शानदार। मतलब उसकी इतनी लंबी फहरिस्त है कि कहीं पर मैं जाऊंगी तो शायद ज्यादा अटक जाना होगा। आगे बढ़ते हुए, अब आगे आने वाले वक्त में आप खुद के लिए वो कौन से सपने हैं जिसको साकार करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में? क्योंकि तकरीबन सभी बड़े कलाकारों के साथ आपने काम कर लिया, और एक वक्त पर सोचिए जहां पर तीन खान से बॉलीवुड की पहचान होती थी, उसके बाद कपूर फैमिली आई, लेकिन छोटे छोटे शहरों से जब लोग आकर वहीं बराबरी पर अपनी जगह बना लेते हैं, तो ये अपने आप में कम से कम भारत और इंडिया का जो फर्क है वो आपने मिटाने का काम किया है। तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। अब यहाँ से क्या सपना है आपका जो आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? पता नहीं है, मतलब सक्सेसफुल तो हो गए, अब मीनिंगफुल होना है। क्योंकि मीनिंगफुल होने के लिए मतलब कि अब हम, समाज ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, अब हम क्या दे सकते हैं समाज को? उसके लिए राजनीति में ऑफ कोर्स नहीं जाना है, समाज को देने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। पर मेरे कुछ ऐसे एक्ट हों, मेरे ऐसे प्रयास हों बातचीत में सामाजिक स्तर पर, जिससे थोड़ा भी सामाजिक बदलाव हो। तो अब मीनिंगफुल होने का प्रयास है। मीनिंगफुल कैसे हो या जा हो पाऊँ, इसके बारे में सोच रहा हूँ और वो एफर्ट कर रहा हूँ। तो यही आपने इस है। तरह की फिल्म भी की है, मैं अटल हूँ, अटल जी बिहारी जी वाजपेयी जी। की जिंदगी पर आधारित फिल्म, और एक दौर में आपने बड़ी मशक्कत की थी पटना में कि अटल जी को नजदीक से मैं देख लूं। उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन ये फिल्म आपको मिली। तो समय हमें इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम अब समापन की ओर आगे बढ़ चुका है, लेकिन उनकी कोई कविता, कोई डायलॉग या उस फिल्म का कोई किरदार जिसको इस मंच पर आप जीवंत करना चाहें? अटल जी की कविता तो, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक और छोटी सी कविता हाँ सुना हाँ, दूं। बिल्कुल। रामदास मिश्र की कविता है, मुझे बहुत पसंद है और मुफीद लगती है मुझे मेरी जर्नी पे। कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खिले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, मैं भी वहीं पहुंचा। भूल गया, लाइन ही भूल गया मैं। हाँ, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खिले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को उछाला ना, किसी को गिराया ना खुद को उछाला, मैं भी वहीं पहुंचा जहां आप पहुंचे, मगर धीरे धीरे। मगर धीरे हाँ, धीरे, बहुत सुंदर। मैं भी वहीं पहुंचा जहां आप पहुंचे, मगर धीरे धीरे। अनिल सर आ गए हैं और समय अप हो गया है। नमस्ते सर। शानदार। बस अगला कार्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं, जोरदार तालियां। हाँ बिल्कुल। उतर सकते हैं ना? दोस्तों, what a lovely moment. Let's ये hear देखिए it for मेरे पाँव both पड़ these के gentlemen. मुझे बताना चाह रहे हैं कि मैं कितना बुजुर्ग हो गया हूँ। बहुत बड़ा मैं इनका फैन हूँ, बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं, एंड आई एडमायर ऑल योर फिल्म्स एंड योर वर्क मैन, नॉमिनल एब्सोल्युटली। क्या बात है, थोड़ा जोरदार तालियां, इससे Sorry. बड़ी बात नहीं हो सकती। माफी चाहता हूँ सब मैं। बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा। आप अपनी बात को आगे please. बढ़ाएं। पंकज जी बड़े खुश हो रहे हैं, आप इतनी तारीफें कर रहे हैं। मैं एक और बता दूं सर, मेरी हिंदी सिनेमा की शुरुआत सर के परिवार से हुई, बोनी जी की फिल्म से, रन। यस। और जब गुंजन सक्सेना देखी बोनी सर ने, तो मुझे रात में फ़ोन किया 1 बजे, कहीं ट्रायल में देखे थे और थोड़े भावुक थे, इमोशनल थे गुंजन सक्सेना की स्क्रीनिंग के बाद, और मुझे फ़ोन करके बोले पंकज मेरे से बढ़िया फादर का रोल तूने किया है जानवी के। उन्होंने बहुत वाकई उसमें आपने बहुत ही कमाल का काम किया था। थैंक यू सर। जानवी जी के साथ आपने जो किया था, इट वाज, आई लव द फिल्म ऑल्सो। बहुत बेहतरीन फिल्म थी और आपका काम बहुत ही, आई थिंक मुझे ऐसा कि मैंने भी बहुत फिल्मों में फादर का रोल किया है, मगर
आपने मेरे से बेटर किया। अरे नहीं नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम a का समापन beautiful करेंगे। बहुत moment. धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।